सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है हमारे चैप्टर नंबर 6 का, दैट इज़ रूरल डेवलपमेंट। सो लास्ट 2 क्लासेस में हमने रूरल डेवलपमेंट का एक बेसिक और एक इंट्रोडक्शन लिया था कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। हमने पढ़ा था इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस विच एम्स टू इम्प्रूव ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द रूरल लाइव्स। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रूरल डेवलपमेंट में हमारे बेसिकली हमें 3 टॉपिक्स मेनली पढ़ने हैं। एक जो हमारी गवर्नमेंट क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रही है, उसके बाद हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम अपनी सारी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और एंड में हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक आएगा। अभी तक हमने लास्ट 2 क्लासेस में हमारे सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डिस्कस किए, जिसमें हमने बात करी एक होता है हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्स और एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आपके सारे इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं, जैसे कि मनी लेंडर्स या आपके रिलेटिव से आप लोन लेते हो, और जो सारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं वो सारे गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश होते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आपके जनरली बैंक आ जाते हैं, और सबसे 2 इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, पहला आपका नबार्ड और दूसरा आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। उसके बाद हमने पढ़ा था एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होती है। हमने इसमें उसकी डेफिनेशन पढ़ी, जहां हम बेसिकली मार्केटिंग की डेफिनेशन में एग्रीकल्चर एस्पेक्ट ला देते हैं। हम कहते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पैकिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेडिंग ऑफ व्हाट, ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो आपकी मार्केटिंग की जो डेफिनेशन आप प्रॉबेबली बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ते होंगे, आप वही डेफिनेशन को लिखेंगे बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के टॉपिक को ही हम आज प्रोसीड करेंगे और अपने बाकी के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आइए, हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई इज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन इम्पॉर्टेंट। इसमें हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो हमारा रिस्क एक पर्टिकुलर क्रॉप पे होता है कि अगर फार्मर एक ही क्रॉप ग्रो करे तो उसकी सारी डिपेंडेंस उसी एक क्रॉप पे आएगी। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन होएगी तो उसका जो ये रिस्क है वो स्प्लिट हो जाएगा बिटवीन 2 क्रॉप्स और प्रॉबेबली 3 क्रॉप्स। देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड, कि अगर सिर्फ एक ही क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है तो उस पर डिपेंडेंस हमारी रिड्यूस डाउन हो जाएगी। और सेकेंड, टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल एंड एनेबल देम टू ओवरकम पॉवर्टी, कि अगर आप एक और क्रॉप प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे तो उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी और इसकी वजह से आपकी पॉवर्टी एलिवेशन होएगी। आइए आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। What are the benefits of diversification of agricultural activities? कि diversification के हमारे क्या क्या benefits होंगे। Much of the agricultural employment activities are concentrated in the Kharif season. During the Rabi season, it becomes difficult to find gainful employment in the areas where there is inadequate irrigation facilities. Kharif season जब आपकी rainfall बहुत ज़्यादा होती है तो उस season में आपका majorly agriculture activities carry on होती है, क्योंकि आपकी crop production better होती है, better seeds grow होते हैं और आपका जो crop reap out होता है वो भी ज़्यादा होता है। Kharif season में आपकी generally employment जो है वो ज़्यादा होती है, but during the Rabi season, because of lack of irrigation facilities, lack of water, lack of the other facilities, हमारी इतनी ज़्यादा employment नहीं होती। Diversification into other sector becomes essential. तो उस season में आपकी dependence सिर्फ आपके crop पे नहीं होनी चाहिए, you have to diversify into other activities. सबसे पहला diversification into other sectors का हमारा importance क्या है, it provides supplementary gainful employment। तो हमारी जब भी हम रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी इनिशिएटिव आ रहा है या कोई भी अलग पॉलिसीज अडॉप्ट हो रही हैं, तो उनका सबसे बेसिक मोटिव क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना। तो जब भी आपका आए कि अगर गवर्नमेंट ने कोई भी मेजर इंट्रोड्यूस करा है या फिर हम डाइवर्सिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला पॉइंट ये आएगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड वाला, टू एनेबल देम टू अर्न हायर लेवल ऑफ इनकम, कि अगर आप दूसरे सेक्टर में डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपकी इनकम लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे। एंड टू एनेबल रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी एंड अदर ट्रबल्स।
तो ये आपके 3 जनरल पॉइंट्स ही हो गए जो आपने अभी ऊपर पढ़े थे इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन के इंट्रोडक्शन में ही आपने पढ़े थे कि सबसे पहला डाइवर्सिफिकेशन क्या देगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दूसरा इट्स गोना इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम, एंड थर्ड वन इट्स गोना हेल्प टू एलिविएट पावर्टी। एलिविएट पावर्टी मतलब रिड्यूस करना या फिर एलिमिनेट करना। तो अगर आपको यहाँ पे वर्ड एलिविएट कहीं आए और आपको वो डिफ़िकल्ट हो रहा हो लर्न करने में, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं या फिर आप उसकी जगह ओवरकम पावर्टी लिख सकते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। सो जस्ट पॉज द वीडियो हियर फॉर वंस एंड राइट इट डाउन। ये आपके उसके नेक्स्ट 2 पॉइंट्स, आप वीडियो को फिर से पॉज करिए और इन 2 पॉइंट्स को नोट डाउन करिए। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो अभी हमने डाइवर्सिफिकेशन के टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डाइवर्सिफिकेशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि हमें डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना चाहिए, और दूसरा हमने पढ़ा कि डाइवर्सिफिकेशन से हमारी कौन सी प्रॉब्लम्स ओवरकम हो रही हैं। अब हम पढ़ते हैं डाइवर्सिफिकेशन के कौन से 2 टाइप्स होते हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन हैज 2 एस्पेक्ट्स। एक आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन की चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न, और दूसरा आप डाइवर्सिफाई करते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, दैट इज शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू अदर एलीड एक्टिविटीज एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर से अपने नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहली डाइवर्सिफिकेशन इन द क्रॉपिंग पैटर्न, कि अगर आपके पास पूरा 100 एकर्स ऑफ लैंड है, उसमें सिर्फ एक तरह का क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो आप उसको डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं, आप उस लैंड को स्प्लिट कर सकते हैं और आप उसमें प्रोबेबली 2 या 3 तरीके के क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। सो सबसे पहला कौन सा आ गया, चेंज इन द क्रॉप प्रोडक्शन, और सेकेंड कि आप जो है अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से अपनी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे भी मूव कर सकते हैं, कि जब आपका प्रोडक्शन सीजन हाई है, देयर इज हाई रेनफॉल, यू हैव गुड फैसिलिटीज, तो उस टाइम आप अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कैरी करो। बट जब आपका डाउनफॉल है कि आपकी रेनफॉल नहीं है, मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है, जो आपका क्रॉप है वो अच्छे से रीप आउट नहीं कर रहा है, तो आप अपनी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे शिफ्ट हो जाओ। सो जब हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो आगे हम अभी अपनी नॉन फार्म एक्टिविटीज पे मूव करेंगे। सो डाइवर्सिफिकेशन अपनी 2 तरीके की होती है, पहला डाइवर्सिफिकेशन इन द क्रॉपिंग पैटर्न और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो आप यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन नोट कर लो। ये आपको 1 मार्क में आ सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो आपको सिर्फ पॉइंट लिखना होगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ओके, आपको ये ब्रैकेट वाला पार्ट वहां लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ 1 मार्कर। Then coming down to the next question, that is the 17th one. So what do you understand by diversification of crop production? तो हमारा सबसे पहला टाइप जो था that is crop production, और दूसरा टाइप कौन सा, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन की। सो इट इन्वॉल्व्स शिफ्ट फ्रॉम अ सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम, कि एक क्रॉप की जगह आप मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम पे आ रहे हैं। ओके, सो डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट इन द क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स की बात हम पहले कर चुके हैं। फूड क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप जो फार्मर ग्रो करता है फॉर द पर्पस ऑफ लाइवलीहुड, और कैश क्रॉप मतलब वो क्रॉप जो फार्मर ग्रो करना चाहता है फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल यूज, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सारे आपके कैश क्रॉप्स हो जाते हैं। सो बेसिकली द मेन एम इज टू शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, कि अभी तक फार्मर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो फूड क्रॉप ग्रो करता है ताकि वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी यूज हो जाए और मार्केट में भी उसको जितना सेल ऑफ करना है उतना हो जाए। बट अगर वो फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में जाएगा तो उसके प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो जाएंगे और वो कमर्शियल मार्केट्स में एंटर कर जाएगा। सो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑफ फार्मर ऑन 1 क्रॉप और 2 क्रॉप्स as they are engaged in growing a wide variety of crops. So जब आपका diversification in the crop production आएगा, so it is very simple, आपको बस दिमाग में रखना है कि एक क्रॉप से मल्टीपल क्रॉप पे जाना, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ अपने लैंड पे एक क्रॉप ग्रो कर रहे हो तो आप अब मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करोगे ताकि आपकी एक क्रॉप पे डिपेंडेंस जो है वो
कम हो जाए। ओके, सो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी आप क्रॉपिंग के पैटर्न में चेंज ला रहे हैं। तो आप इसको पहले नोट कर लो, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नोट करो पहले एंड आप आंसर नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके एक बार। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो हमने डाइवर्सिफिकेशन का पहला टाइप कवर कर लिया जो कि था क्रॉप प्रोडक्शन। अब दूसरा डाइवर्सिफिकेशन किसमें, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। सो एज एग्रीकल्चर इज ओवर क्राउडेड बिकॉज वी नो दैट अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो बहुत एम्प्लॉयमेंट का सप्लाई है, इट इज ओवर क्राउडेड। अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द इंक्रीजिंग labor force needs to find alternate employment opportunities in other non-farm activities। कि एक छोटे से piece of land पे अगर आपके 10 लोग employed हैं, there is over employment, उतने लोग required ही नहीं उस piece of land पे, but since कोई और occupation ही नहीं है, कोई और sector ही नहीं है explore out करने के लिए, इसीलिए सब लोग उसी land पे employed रहते हैं। सो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखें ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे बर्डन जो है हमारा रिड्यूस डाउन हो जाए। सो इट वुड प्रोवाइड ऑल्टरनेट एवेन्यूज ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड वुड रेज द लेवल ऑफ इनकम। The next, non-farm activities has several segments. Some segment of non-farm activity possess dynamic linkages that permit healthy growth, while others are in subsistence, low productivity proposition. The dynamic subsector includes agro-processing, food processing, tourism, etc. तो बेसिकली जब आप एग्रीकल्चरल से किसी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पे जाते हैं तो कई एक्टिविटीज़ होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल्स देती हैं, जैसे आपकी एग्रो प्रोसेसिंग हो गई, कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, आपका टूरिज्म हो गया। तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, इनका जो इनकम का सोर्स है वो बहुत हाई लेवल्स पे जाता है, वेयरएज कई एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे आपका इतना इनकम जनरेट नहीं हो सकता। सो ये लो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ होती हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ का बेसिक मतलब क्या हुआ कि आप एग्रीकल्चरल से नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे मूव आउट कर रहे हैं। ओके, सो ये आपका था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। तो आप पहले यहाँ पे एक बार पॉज करके अपना क्वेश्चन और फर्स्ट पैराग्राफ लिख लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ दिखाती हूँ। अब आप ये दोनों पैराग्राफ नोट कर लीजिए जो आपके आंसर के लास्ट पार्ट फॉर्म करते हैं। सो ये आपकी हमने डाइवर्सिफिकेशन की बात करी, जिसमें हमने पहला बात करा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न और दूसरा बात करा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ओके, सो आपका ये डाइवर्सिफिकेशन का टॉपिक जो है इन 3 क्वेश्चंस में कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेजर टॉपिक की, जो कि है नॉन फार्म activities. So list down some of the important non-farm activities of employment. तो जहाँ पे उन्होंने हमें सिर्फ लिस्ट डाउन का क्वेश्चन दिया है, वहाँ हम उनको पूरी डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एक्टिविटी लिखेंगे और उससे रिलेटेड 1 सेंटेंस लिखेंगे। ओके, सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट आर, पहला एनिमल हस्बेंड्री। इसको हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिटेल में अभी आने वाले क्वेश्चंस में बात करेंगे। ये एक ब्रीफ उन्होंने पूछ लिया है कि आपकी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। सो सबसे पहली कौन सी होती है, एनिमल हस्बेंड्री। इसमें क्या होता है, इट इज़ कंसर्न विद ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स। कि यहाँ पे आप प्रोडक्शन या क्रॉप की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे आप एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि जैसे विलेजेस में बहुत सारी गाय भैंसे चराते हैं, उनको पालते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी अपार्ट फ्रॉम द क्रॉप आपका किस में जाता है सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री में, कि यू केयर फॉर द एनिमल्स, आप उन्हीं में ही आगे अपना बिजनेस कैरी ऑन करते हैं। सो इट इज कंसर्न विद द ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग फॉर एनिमल्स। सेकेंड आपकी कौन सी है, नॉन फार्म एक्टिविटी, डेयरिंग। इसमें क्या होता है, जो आपकी डेयरीज होती हैं, आपने देखा होगा जैसे कि आपकी अमूल हो गई या फिर आपकी मदर डेयरी हो गई। सो दीज आर नॉट कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ये किससे कंसर्न है, इट इंक्लूड्स ब्रीडिंग,
raising and utilization of dairy animals for various dairy products. ओके, सो जो भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मिल्क हो गया, बटर हो गया, सो ये प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना, उनको रिट्रीव करना, ये सब कौन सी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आएगा? डेयरिंग. ओके, नेक्स्ट आपका है हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टबो क्रॉप. तो जो भी आपके फ्रूट, वेजिटेबल्स वगैरह से रिलेटेड एक्टिविटी होंगी उनको कल्टिवेट करना, उनकी प्रोडक्शन करना, वो सारा किस में आएगा? आपका हॉर्टिकल्चर में आएगा. ओके, देन फिशरीज. इट इन्वॉल्व्स कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स. तो जो भी आपका सी फूड रिलेटेड काम होएगा वो आपका फिशरीज में आएगा. एंड देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन टू रिट्रीव एंड स्टोर एंड ट्रांजिट इंफॉर्मेशन. तो आपकी 5 नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन सी हो गई? एक बार मेरे साथ रिपीट करिए. सबसे पहली एनिमल हस्बेंड्री, फिर उसके बाद डेयरिंग, फिर उसके बाद आपका हॉर्टिकल्चर, देन फिशरीज एंड फिफ्थ वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब हम इन 5 एक्टिविटीज़ को एक एक करके डिस्कस करेंगे. उनके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या उनका एक बेसिक इवैल्यूएशन जो है वो हम टॉपिक बाय टॉपिक लेंगे. तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनिमल हस्बेंड्री से. सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनिमल हस्बेंड्री. ये आपको प्रॉबेबली एक 4 मार्कर में पूछ सकते हैं. वो इससे रिलेटेड 6 मार्कर आना थोड़ा मुश्किल है. या तो वो आपको तीनों पार्ट्स पूछ लेंगे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर एंड फिशरीज. तो आपको 2 मार्कर के हिसाब से उसको 6 मार्कर के हिसाब से लिखना होगा. ठीक है, अगर वो शॉर्ट नोट ऑन सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री पूछ रहे हैं तो वो प्रॉबेबली 4 मार्कर में आ सकता है. सो एनिमल हस्बेंड्री, जिसका दूसरा नाम है लाइव स्टॉक फार्मिंग, इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज कंसर्न विद ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग फॉर एनिमल्स. ओके, जो भी फार्म एनिमल से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है वो आपका एनिमल हस्बेंड्री में आएगी. देन नेक्स्ट अंडर लाइव स्टॉक फार्मिंग यानी आपका एनिमल हस्बेंड्री ही, कैटल्स, गोट्स एंड फॉल्स आर वाइडली हेल्ड स्पीशीज. इंडिया ओन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. कि इंडिया की जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है. ओके, सो इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद रियरिंग ऑफ व्हाट? गोट्स एंड कैटल्स. ओके, देन लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड्स इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम, फूड सिक्योरिटी, transport, fuel and nutrition for the family without disturbing the other फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़. कि आपके एग्रीकल्चर के साथ साथ आप अगर लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हैं सो इट इज़ जनरेटिंग एन एडिशनल इनकम फॉर यू. कि आपकी डिपेंडेंस सिर्फ अब एग्रीकल्चर पे नहीं रह गई, आपकी डिपेंडेंस अब स्प्लिट हो गई है, आपका अमाउंट ऑफ रिस्क स्प्लिट हो गया है. कि अगर आपकी किसी सीजन में क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छी नहीं गई तो ऐसा नहीं होगा कि आप पावर्टी में बहुत ज़्यादा चले जाएंगे. तो आपका डिपेंडेंस अब स्प्लिट हो गया है कि अपार्ट फ्रॉम द क्रॉप प्रोडक्शन यू हैव अनदर ऑक्यूपेशन टू केटर टू. कि अब आपका ऑक्यूपेशन जो है वो फार्म एनिमल्स हो गए हैं. ओके, सो लाइव स्टॉक सेक्टर प्रोवाइड्स ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शन टू ओवरकम द मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. ओके, सो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है अब इस ऑक्यूपेशन में ओवर 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है वो एंटर इन कर गए हैं. A significant number of women also find employment in the लाइवस्टॉक सेक्टर. सो ऐसा हम नहीं कह रहे कि ये एक एक्सक्लूसिव सेक्टर है, कहीं लोग इसे एक्सक्लूसिवली भी कैरी करते हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि एनिमल हस्बेंड्री या लाइवस्टॉक फार्मिंग जो होगी वो एक तरीके का आपका ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन की तरह आएगी. कि अपार्ट फ्रॉम क्रॉपिंग, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर आप अपनी ये नॉन फार्म एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहे हैं जिसमें यू आर बेसिकली ब्रीडिंग, केयरिंग एंड रियरिंग द फार्म एनिमल्स एंड जनरेटिंग एडिशनल इनकम. सो ये आपका एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक था. तो इसको यहाँ पे मैं पॉज करो एक बार वीडियो आप, एंड इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लो. देन कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट वन, इसको पॉज करो और यहाँ नोट करो. तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. सो सबसे पहला नॉन फार्म एक्टिविटी एनिमल हस्बेंड्री. उसके बाद सेकंड नॉन फार्म एक्टिविटी हमने कौन सी पढ़ी थी? डेयरिंग. ओके,
यानी आपका डेयरी से, मिल्क से रिलेटेड या फिर उन एनिमल का जो प्रोड्यूस है उससे रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं. सो डेयरिंग इज the branch of agriculture which involves breeding, raising and utilization of dairy animals for the production of milk and various dairy products processed from it. कि milk and milk related product जैसे घी, butter, curd, so ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी किस में आ गई, ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी डेयरी में आ गई कि वो वाली चीज़ें जो मिल्क और मिल्क से रिलेटेड हो गई. So the performance of Indian dairy sector over the last 3 decades has been quite impressive कि इंडिया जो है इन सब चीज़ों में it's growing to a very large extent due to the successful implementation of Operation Flood. India ranks the first in the world in the milk production. कि अब ये कौन सा था ऑपरेशन फ्लड, ये हम अपने आने वाले क्वेश्चन में करेंगे. सो इंडिया हैड अ वेरी सब्सटैंशियल पोजीशन व्हेन इट केम टू डेयरिंग. इंडिया का जो प्रोडक्शन था, जो इंडिया का होल्ड था इस सेक्टर पे, दैट वाज मच मोर देन व्हाट द होल्ड वाज ऑफ द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड. सो इंडिया का डेयरी सेक्टर बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर था. सो डेयरी का आपको बेसिक मतलब पता चला कि जो यूटिलाइजेशन है, जो ब्रीडिंग, रियरिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स. ओके, सो अब हम एक बार ऑपरेशन फ्लड की बात करते हैं. ये वाला क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क में आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन फ्लड, वाज द ऑपरेशन फ्लड अ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो अब थोड़ा सा पेन के कलर्स में चेंज है. आपका जो क्वेश्चन है वो ब्लू में आएगा और आंसर जो है आपका ब्लैक में ही है. सो आप पहले ये डेयरिंग पे शॉर्ट नोट जो है इसको पॉज करके नोट कर लो पहले जल्दी से. सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच टॉक्स अबाउट इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द मिल्क प्रोडक्शन ड्यू टू द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड. डिफेंड और रिफ्यूट कि आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं, सो you defend the statement. That means you are in favor of the statement, and if you don't agree with the statement you refute it, यानी आप उसके अगेंस्ट हो. सो इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ही सक्सेसफुल रही बिकॉज ऑफ ऑपरेशन फ्लड. ये आप अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो? सो ये स्टेटमेंट को हम अग्री करेंगे. सो हम पहले अपना जैसे अग्री डिसअग्री के क्वेश्चन होते हैं, हम पहले बताएंगे वेदर वी अग्री और नॉट, फिर हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे और फिर हम उसका प्रिसाइज आंसर लिखेंगे कि ये ऑपरेशन था क्या. सो येस, द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑपरेशन फ्लड जिसका दूसरा नाम था वाइट रेवोल्यूशन, ये हमने पढ़ा भी हुआ है एक बार कि गुजरात में आया था ये, तो इसका दूसरा नाम है वाइट रेवोल्यूशन. सो द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू. Operation Flood or White Revolution was started by the National Dairy Development Board NDDB in 1970 under the expert guidance of then Chairman Dr. Verghese Kurian. ओके, सो ये आपका जो था कौन से ईयर में आया था? 1970 में. और किसके इनिशिएटिव से आया था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है दैट ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड बाय हुम. ओके, सो दिस इज अ 1 मार्क का क्वेश्चन फॉर यू. तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस में से ही आपके 1 मार्कर निकलेंगे. हम इन 1 मार्कर्स को डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास ऑल्सो. So the objective of the program was to create a nationwide milk grid. कि इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि वाइट रेवोल्यूशन का जो पूरा मोटिव था, इनिशिएटिव था, वो ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड करने का. सो अंडर द ऑपरेशन फ्लड सिस्टम ऑल द फार्मर्स पूल देयर मिल्क प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू different grades and the same is processed and marketed to the urban centers थ्रू कोऑपरेटिव्स. तो इसमें बेसिक पर्पस क्या था कि जो भी फार्मर्स का मिल्क प्रोडक्शन हो रहा था उन सबको कोलेट करना, उन सबको कंबाइन करना और एक पूल क्रिएट कर देना. सो जिस हिसाब से मिल्क की कैटेगरी होती थी उस हिसाब से वो पूल क्रिएट कर दिए जाते थे एंड देन इस पूल में से अर्बन एरियाज को मिल्क सप्लाई होता था. सो द फार्मर्स वर अश्योर्ड ऑफ अ फेयर प्राइस एंड इनकम.
Gujarat state is held as the success story in the efficient implementation of milk cooperatives which has been followed by many states. तो ये आपके पीछे मैंने 1 मार्कर्स में भी डाला है, सो यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि अब जब हम 1 मार्कर करेंगे तो हम बस उसको क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी डाउन नहीं करेंगे. सो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी एंड यू हैव टू टेक डाउन 5 मिनट्स टू राइट द आंसर्स, और उसके बाद हम क्लास में उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे एंड आप एक सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे. इससे आपको पता चल जाएगा कि आप क्लास कितनी अटेंटिवली अटेंड कर रहे हैं. ओके, सो द फार्मर्स आर अश्योर्ड ऑफ अ फेयर प्राइस एंड इनकम. गुजरात सबसे पहली स्टेट थी जहां पे ये ऑपरेशन फ्लड का बहुत सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ था. सो ड्यू टू द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड, इंडिया रैंक्स फर्स्ट in the world in the milk production. India's milk production increased from 70 million tons in 1950 to 51 to 102.6 million tons in 2006 and 7, और सबसे लेटेस्ट फिगर जो थी वो 2016-17 की थी, जिसमें इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन वाज 165.4 मिलियन टन्स. सो अब देखेंगे ऑपरेशन फ्लड विच वाज बेसिकली अ सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ मिल्क की एक नेशन वाइड ग्रिड बन गया एंड देयर वाज अ सेंट्रलाइजेशन, देयर वाज पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, एंड ये जो पूल्ड रिसोर्सेज थे इससे जो मिल्क जो था वो सारे अर्बन एरियाज, टाउन और हर जगह सप्लाई होता था. सो इस ऑपरेशन के बाद इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन इट इंक्रीज सब्सटैंशियली. अगर आप देखें 17 मिलियन इन 1950 टू 51 से आज की डेट में दैट इज 165.4 मिलियन टन्स, इतना इसका इंडिया का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है. सो येस, वी अग्री टू दिस स्टेटमेंट. ऑपरेशन फ्लड लेड टू अ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन एंड इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड रैंक्स फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन. ओके, सो आप पहले ये स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए यहाँ पे, जस्ट पॉज इट एंड नोट इट. उसके बाद ये आंसर आपका, इसको नोट डाउन कर लीजिए. पॉज करो वीडियो. उसके बाद ये आपका आंसर का कंटिन्यूएशन है, दैट इज द नेक्स्ट पैराग्राफ. पॉज करो वीडियो, एक बार नोट करो इस पैराग्राफ को. एंड देन आपका लास्ट पैराग्राफ, दैट इज द कंक्लूजन पैराग्राफ. ओके, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड. तो ये एक हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री का हमने अभी टॉपिक किया लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, डेयरी से पहले, तो उसका हमने एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया दैट हाउ गुड वाज दिस non-farm activity. So make a critical evaluation of the livestock farming, that is your animal husbandry. So evaluation of the livestock farming in terms of numbers, our livestock population is quite impressive. However, its productivity is quite as compared to other activities. Okay. Then there is a need for improved technology and promotion of good breed of animals to enhance the प्रोडक्टिविटी. कि आपकी एनिमल हस्बेंड्री जो थी, आपकी लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो थी, इसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ एंड एज़ कम्पेयर टू अदर एक्टिविटीज़ भी बहुत कम थी. एंड देयर वाज अ नीड कि आप बेटर एनिमल्स, बेटर उनकी ब्रीड का जो है प्रोडक्शन करें ताकि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इस सेक्टर की इंक्रीज़ हो. देन नेक्स्ट, improve veterinary care and credit facilities to small and marginal farmers and landless laborers would enhance the sustainable livelihood options for the livestock production. तो हम जो ये टॉपिक के बाद इवैल्यूएशन कर रहे हैं, इसमें बेसिकली हम वो फैक्टर्स ब्रिंग आउट कर रहे हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्टर की इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा. सो वी आर मेकिंग अ वेरी क्रिटिकल इवैल्यूएशन कि ओके दिस सेक्टर इज रनिंग वेल, बट इसमें ये हमारे ड्रॉबैक्स हैं और इन ड्रॉबैक्स को हमें ओवरकम करना होगा. सो एनिमल हस्बेंड्री के टाइम पे, लाइफ स्टॉक फार्मिंग पे आपके ये 3 क्रिटिकल इवैल्यूएशन के पॉइंट्स है कि इस सेक्टर की लो प्रोडक्टिविटी है. अगर आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो यू हैव टू ब्रिंग गुड ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड यू हैव टू गिव देम प्रॉपर केयर एंड सस्टेनेबिलिटी. सो आप एक बार ये यहाँ पे पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए.
देन आपका इसका ही थर्ड पॉइंट, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का ही थर्ड पॉइंट। तो अभी तक हमने हमारा एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक कर लिया, उसके बाद हमने डेयरी का टॉपिक कर लिया है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज फिशरीज। सो फिशरीज हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉमेंट ऑन द स्टेटमेंट। सो जब आपको कमेंट वाला स्टेटमेंट बोला जाए तो इसमें आपको ये नहीं बोलना कि आप अग्री करते हैं या नॉन अग्री करते हैं, आप पहले उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे एंड देन आप स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे। ओके, सो फिशरीज रेफर टू द ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। यानी जितना भी आपका सी रिलेटेड या वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ कैरी हो रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड देन कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, वो आपका फिशरीज में आएगी। ओके, सो फिशरी सेक्टर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो जितनी भी आपकी सी फूड सप्लाई होती है, बी इट क्रैब्स, बी इट प्रॉन्स, बी इट फिश, तो ये सारी आपकी फिशरीज में आती है। सो दे कैच इट, दे प्रोसेस एंड देन दे सेल द फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड कौन से हैं हमारा? सबसे पहले फिशिंग कम्युनिटी रिगार्ड्स वाटर बॉडी एज मदर। द वाटर बॉडीज आर कंसिडर्ड एज अ मदर और प्रोवाइडर एज दे प्रोवाइड लाइफ गिविंग सोर्स टू द फिशिंग कम्युनिटी। ओके, सो दिस इज अ वेरी जनरल पॉइंट कि अगर आपको एग्जाम में आए तो आप इस पॉइंट को लिखना स्किप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ फिश प्रोडक्शन। प्रेजेंटली द फिश प्रोडक्शन फ्रॉम इनलैंड सोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूट टू 64% टू द टोटल फिश प्रोडक्शन एंड जो आपका बैलेंस सोर्स है दैट इज 36% कम्स फ्रॉम द मरीन सेक्टर दैट इज सी एंड ओशंस। ओके, सो दिस इज जस्ट अ बाइफिकेशन कि आपकी प्रोडक्शन कहाँ से आ रही है। 64% आपकी इनलैंड सोर्सेज से है और 36% आपकी मरीन प्रोडक्शन है दैट इज फ्रॉम सी एंड ओशंस। ओके, देन आपका नेक्स्ट पॉइंट फिशरीज में ही, द शेयर ऑफ फिशिंग इन द जीडीपी, इट इज 0.8% of the total GDP in India. West Bengal, Andhra Pradesh, Kerala, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu are major fish producing states। क्योंकि ये सारी states इंडिया की कोस्ट लाइन पे है, तो ये सारी states में आपकी fish production जो है सबसे ज़्यादा maximum है। तो आपको 1 मार्कर में आ सकता है what is the total contribution of the fishing sector in the GDP, so that is 0.8%. Okay. And then women participation in fishing. Even though women are not involved in active fishing, still 60% of the workforce in the export market and 40% of their workforce in the internal marketing are women. तो आपने जैसे कभी कोई मूवीज़ भी देखी होंगी जो मोस्टली थोड़ी महाराष्ट्र साइड की मूवीज़ होती हैं, वो वहाँ पे फिश मार्केट दिखाते हैं, आप जनरली देखेंगे विमेन जो है ज़्यादा उस फिश मार्केट में इन्वॉल्व है। तो जो भी सारी कैचिंग होती है वो कौन करता है? वो जनरली मेन करते हैं, एंड जो आगे उसको ट्रेड करना है, मार्केट्स में बेचना है, वो सारा कौन करता है? विमेन। सो फिशिंग सेक्टर इज गिविंग अ लार्ज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू विमेन ऑल्सो। तो आपकी जो ये स्टेटमेंट थी दैट फिशरीज हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट नॉन फार्म एरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिशिंग प्रोडक्शन जो है वो इंडिया की इंक्रीज भी हो रही है एंड उसका टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी ठीक है एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू विमेन ऑल्सो। तो आप पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, इस स्टेटमेंट को, एंड देन यू नोट डाउन योर फर्स्ट पैराग्राफ एंड देन आई टेक यू थ्रू द सेकेंड वन। So just pause and note down. Then these are your important points. Pause the video here and note down. Then आपका ये फिशिंग से ही रिलेटेड थर्ड और फोर्थ पॉइंट। Excuse me. तो यहाँ पे पॉज करिए एंड नोट करिए। Okay, so now we move forward. List down the problems faced in the fishing industry. So a large share of fishing workforce families are poor,
सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फेस बाय दीज कम्युनिटीज इंक्लूड, फर्स्ट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है दैट इज वाइड स्प्रेड अंडर एम्प्लॉयमेंट, देन लो पर कैपिटा अर्निंग, कि ये इंडस्ट्री उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही, देन एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी इन द लेबर टू अदर सेक्टर, कि यहाँ की लेबर फोर्स जो है वो दूसरे सेक्टर में ईजिली नहीं मूव कर पा रही बिकॉज प्रॉबेबली दे हैव द पर्टिकुलर स्किल सेट, ओके। देन हाई इलिटरेसी रेट एंड इंडेटेडनेस, कि आपका इलिटरेसी रेट जो है बहुत ज़्यादा है एंड पीपल आर नॉट एबल टू जनरेट एनफ रेवेन्यू। तो ये आपके 4 पॉइंट्स जो हैं वो लिमिटेशन ऑफ फिशिंग है, कि पहला पॉइंट जो है क्या हो गया आपका लो पर कैपिटा इनकम, दूसरा पॉइंट कि देयर इज वाइड स्प्रेड अंडर एम्प्लॉयमेंट, थर्ड पॉइंट एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर टू द अदर सेक्टर, एंड देन फोर्थ पॉइंट आपका हाई इलिटरेसी रेट, ओके। सो ये आपकी प्रॉब्लम्स है फिशिंग सेक्टर की। सो आप इसको एक ही बार पॉज करो और नोट डाउन करो पूरे को। उसके बाद हम करते हैं एक इवैल्यूएशन ऑफ फिशिंग। हमने इवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। सो दिस इज बेसिकली जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि फिशिंग इंडस्ट्री चल कैसे रही है, कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा आना एग्जाम में टफ है बिकॉज दे हैव अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू आस्क फ्रॉम। तो ये आपकी एक जनरल नॉलेज और एक जनरल पर्पस के लिए है दैट द प्रॉब्लम ऑफ ओवर फिशिंग एंड पॉल्यूशन नीड्स टू बी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड, कि आपका जो बहुत ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन लेवल्स हो गए हैं एंड पीपल आर ओवर फिशिंग, कि उतना मरीन लाइफ जो है वो सारी वो फिनिश कर रहे हैं, उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं। सो दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी केटर्ड। देन नेक्स्ट, welfare program for the fishing community have to be reoriented in a manner which can provide long term gains and sustenance to of livelihood, कि government should come up with more initiatives and more program for the fishing community. So ये evaluation जो है this is for your general knowledge, for your general purpose and general reading, okay, so this is not very important. Then next आपका आता है हॉर्टिकल्चर। सो आज हम कौन सा कर चुके हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर ली हमने, डेयरी कर ली, देन वी हैव डन फिशिंग, नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ नॉन फार्म एक्टिविटी विच इज horticulture. So horticulture is an important sector for potential diversification and value addition in the agriculture. So horticulture जो है वो कहीं ना कहीं हमारे agriculture sector से ही related है because आप vegetables और fruits के crops को grow करते हैं and then वो reap out होते हैं. So horticulture refers to the science or art of cultivating fruits, vegetable, tabo crops, flowers, medicinal and aromatic plants, spices and plantation crops. So जितना भी आपका food crop आ रहा है in terms of vegetable हो गए, in terms of fruits हो गए, all your spices, all your aromatic plants and your medicinal plants and flowers, ये सब कौन सी umbrella के अंदर आता है? That of horticulture, okay? So horticulture sector contributes nearly 1/3 of the value of the agriculture output and 6% of the GDP product of India. तो इसका आप कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, इसका कंट्रीब्यूशन जो टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें 1/3 सेक्टर जो है 1/3 कंट्रीब्यूशन किसका है? दैट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ओके। India has emerged as a world leader in producing a variety of fruits like mangoes, coconuts, bananas and a number of spices. India is famous for its spices. आप देखेंगे इंडिया की जो spices हैं वो all over world जो है export होती है. So with the production of 74.877 million ton of fruits and 164.55 million tons of vegetable in 2011 and 12, India is the second largest producer of both fruit and vegetable. कि इंडिया की जो fruit and vegetable production है that is the second largest. So you probably need not learn these figures but you should know the facts कि इंडिया का fruit and vegetable and India is known for spices all over the world and it ranks at which position? It ranks at the second position in terms of fruits and vegetables, okay. उसके बाद हमारा आता है हॉर्टिकल्चर में ही हम प्रोसीड करेंगे।
Horticulture has improved the economic condition of many farmers and has become a means of improving livelihood for many underprivileged classes. कि अब farmers जो है सिर्फ agricultural crops से अपने fruits और vegetable production में भी move कर रहे हैं and जो overall economic condition जो है वो भी improve हो गई है. It has also become highly remunerative employment option for women in the rural areas, that women are also exploring out this option. Okay. सो इवैल्यूएशन कर लेते हैं एक हॉर्टिकल्चर का फटाफट. Horticulture has emerged as a successful sustainable livelihood option and needs to be encouraged significantly. क्यों? Because it is creating such a big source of remuneration for India. India has established itself in the world markets in terms of fruits, vegetable and spices also, and horticulture sector is also providing a large source of employment to both men and women. Okay. So enhancing its roles requires investment in infrastructure like electricity, cold storage systems, marketing linkage and technology improvement and dissemination. So आपको ये 1 marker में पूछा जा सकता है that what are the infrastructure requirements for horticulture. So आपकी ये infrastructure requirements जो है ये आपके 1 marker में आ सकती हैं. इसमें आपकी आ गई electricity, cold storage facilities, आपकी other marketing facilities and टेक्नोलॉजिकल लिंकेजेस. ओके, सो ये आपका हॉर्टिकल्चर सेक्टर का एक ओवरव्यू है. हमने अब नॉन फार्म में कौन से कवर करे हैं. हमने कवर करा एनिमल हस्बेंड्री, देन वी डिड डेयरी, देन वी डिड फिशिंग एंड द लास्ट वन हॉर्टिकल्चर. सो नेक्स्ट क्लास में हम अपने इसके लास्ट वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ नॉन फार्म एक्टिविटी, एंड उसके बाद हम अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे चलेंगे. सो आप लोग प्लीज़ ये रिवाइज करके आइएगा बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम सारे 1 मार्कर्स भी करेंगे विच यू आर गोना टेक देम एज अ टेस्ट. कि आपको सिर्फ मैं क्वेश्चंस दूंगी, आप उनके आंसर्स लिखेंगे वीडियो पॉज करके एंड फिर हम क्लास में उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास नाउ.